अब देखिए, जो हम लोगों ने पिछली बार किया था आपको याद है वो, है ना, उसमें हम लोगों ने यहां पर क्या किया था, आम का प्राइस था 4 रुपए एक का, और यहां पर हमारे क्या था, केला जिसका 5 रुपए का प्राइस था, ठीक, और यहां पर क्या था 4 रुपए का। तो हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम 5 खरीद सकते थे। ये 5 कैसे आया था, आपने क्या किया था, कुल जो आए थे उस समय 20, उसको विभाजित कैसे कर दिया था, आम के एक आम की कीमत से, तो आपको 5 मिल गया था। अब इसी को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो हमारी इनकम को हम लोग क्या मानते हैं, एम, और इसको आप किससे विभाजित कर रहे हो, जो आपका ये प्राइस है, और इसको हम लोग x2 वाली दिशा मानते हैं, तो ये x2 है, तो यहां पर क्या करेंगे, p2 से विभाजित करेंगे, किससे, p2। तो ये जो संख्या है वही हमारी 5 निकल करके आ जा रही थी पहले केस में। अब हम यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हम 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, m बटे p2। यही तो संख्या आएगी, जो भी आएगी, कुछ भी आए, में फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब क्या हो जाएगा, इसी को ऊपर लिख सकते हैं, अब यहां पे तो आना नहीं है, कहीं पर भी लिख दो। तो मान लीजिए ऊपर इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये आपका हो जाएगा क्या, m बटे p2। अच्छा, अब ये बताइए, जब पूरी की पूरी आय सिर्फ केलों पे खर्च की जा रही थी, तो हम लोगों ने क्या निकाला था, 20 रुपए थे, और एक केला मिल रहा था 5 रुपए का, तो हमें 4 रुपए 4 केले हम खरीद पा रहे थे। तो ये 4 कैसे निकला था, आपने m को किससे विभाजित किया था, p1 से। तो ऐसे ही आप यहां पर जो 1 2 3 4 है उसको हटा दीजिए, कोई भी संख्या आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, कुछ भी आ सकता है ना। और ये वो संख्या है जब आप पूरी की पूरी आय खर्च कर दे रहे हो, समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं है कि पूर्णांक हो, कोई भी अपूर्णांक भी हो सकता है, और वैसा भी हम खरीद सकते हैं, गेहूं है, दूध है, कुछ भी इस तरह की चीज है। तो यहां पर मान लीजिए आपका आ रहा है क्या, m बटे p1। तो ये क्या है, m बटे p1 क्या है, ये अधिकतम वो संख्या है केलों की, अगर केला मान लिया आपने, या यहां पर कोई भी जो क्वांटिटी है उसको आप मान लीजिए कि जो पहली इकाई है तो उसको 1 हो गया, तो उसका x1 हो गई। तो x1 क्या है, x1 वो संख्या है मैक्सिमम जो आप खरीद रहे हो पहली वस्तु की। तो यहां पर क्या हो जाएगी, अधिकतम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m बटे p1, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, m बटे p2। अब क्या करो, आप इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला दोगे, क्या कर दोगे, इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला दोगे, तो आपको जो रेखा मिल रही थी वो क्या मिल रही थी, जिसको हम लोगों ने बोला था बजट लाइन, बजट रेखा। तो बजट रेखा देखिए, बस अब क्या करना है, इतना आसान है, इतना आसान कॉन्सेप्ट है ये, और इसी का बहुत अच्छा हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे अपने पैसे खर्च खरीदेगा अपनी उपयोगिता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से। क्योंकि हम लोगों ने उपयोगिता पढ़ चुके हैं, हम लोग देख रहे हैं कि उसके पास पैसे खर्च करने की कितनी क्षमता है। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारी बजट रेखा आ गई, और ये क्या आ जाएगा, इसके अंदर जो कुछ भी है वो हो जाएगा हमारा बजट सेट, जो हम लोगों ने पिछले उदाहरण से देखा था, ठीक। और ये क्या है वास्तव में, ये वो है जब आपने मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर ये मान लीजिए आपने वैल्यू खरीदी, तो यहां पर ये जो दूरी है ना वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि आपने कितने पहली वस्तु खरीदी। तो ये क्या है, पहली वस्तु लिख दो, यहां पर कुछ भी हो सकती है, पहली वस्तु। और ध्यान रखिए कि हम लोगों ने पहले ही असम्पशन माना था अपने चैप्टर में कि वस्तु और साथ साथ में सेवा, ये दोनों ही आप यहां पर वस्तु बोलोगे। जब भी हम लोग इस चैप्टर में वस्तु बोलेंगे तो उसका मतलब सेवा भी है। अब देखिए क्या हुआ, ये पहली वस्तु हो गई, अब आम हटा दीजिए, ये हमारी दूसरी वस्तु है, क्या है, दूसरी वस्तु, ठीक। अब दूसरी वस्तु, तो ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इतनी जो दूरी बता रही है वो किसकी है, वो पहली वस्तु की है। देखिए उसी की दिशा में आप इतना बढ़े, तो ये मान लीजिए आपका x1 है, ठीक। और पहली वस्तु का प्राइस क्या था, p1, तो p1 x1 धन क्या करोगे, दूसरी वस्तु कितनी है, यहां ये आपका मूल बिंदु है, दूसरी वस्तु में इस दिशा में बता रहे हैं, तो यहां से आप जितना ऊपर जाओगे, ये जो दूरी है, कौन सी, ये यहां से लेकर के यहां तक की, ये किसकी दूरी हो गई, ये हो गई x2, और इसका दाम क्या है, p2, और ये लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए था। ये हम लोगों ने देखा था, ये तो हमारा बजट कंस्ट्रेंट था, क्या था, बजट कंस्ट्रेंट, बजट प्रतिबंध था। अब आप समझिए यहां पर, क्योंकि ये लाइन पर नहीं है राजा बाबू, लाइन पर है क्या, जब लाइन पर होगा तब ये बराबर आएगा, इसलिए मैं यहां पर बहुत आराम से बोल सकता हूं कि बराबर नहीं होगा, छोटा होगा, किससे, कुल इनकम से। क्योंकि आपको जो बजट सेट का आपने बिंदु उठाया है ना, वो बजट रेखा के अंदर वाला बिंदु है, और इस वजह से ये बिंदु यहां पर कहीं पर अंदर आ जाएगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, उन सारे बंडल्स को मिला के क्या बोल देंगे हम लोग, बजट सेट। और ये लाइन क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी बजट रेखा। इतना ही हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, ये तो हम बात पहले कर चुके हैं, तो अब क्या आ रहा है इसमें, नया क्या आ रहा है, नया ये आ रहा है कि आप ये देखिए, ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन जो है वो हमारा क्या था, बजट प्रतिबंध।
और ये बजट प्रतिबंध बजट रेखा का बन जाता है जब आपने जितना भी पैसा था वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया। तो इसका मतलब P1 X1 धन P2 X2 M के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, पूरा खर्च हो गया पैसा तो बराबर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, P1 X1 धन P2 X2 बराबर M। और यही जो है बजट रेखा की इक्वेशन है, समीकरण है। क्या है, समीकरण किसका, बजट रेखा का। अब इसी को देखिए, आप लोगों ने कक्षा 10 में गणित तो पढ़ी हुई है ना, अब डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, कुछ गणित में कुछ बहुत कठिन नहीं बताने जा रहा हूं। आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है y इक्वल टू mx प्लस सी। क्या पढ़ा हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्या होता था, एक हम लोग ऐसे चतुर्थांश बनाते थे, उसमें एक ऐसी रेखा जा रही थी, तो ये जो जहां पे काट रही होती थी तो ये दूरी हो जाती थी c। क्या हो जाता था, c एक कांस्टेंट आता था। और इस लाइन का झुकाव कितना है, कितना झुकाव है वो हमें किससे पता चलता था, m से। तो अगर हम इस तरह से बना दें कोई इक्वेशन, ये जिसमें y ऊपर है, ये x है, ठीक है, ये धन y है, ये नीचे वाला ऋण y है, ये ऋण x है। ये हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ था, एक बार रिवाइज करा दिया। ये m जो है वो इसके झुकाव को बता रहा है, c क्या है, जितनी दूरी पर मूल बिंदु से जितनी ऊंचाई पर ये इंटरसेप्ट बन रहा है, जहां पर काटा जा रहा है, तो वो आपका c हो गया। अच्छा, यहां पे देखो ना, जब आप यहाँ पे m बटे P2 है वही चीज, देखो क्यों, क्योंकि आप चतुर्थांश कैसे बनाओगे, एक ऐसा हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो इसका मतलब m बटे P2 आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा अभी हम करके देखेंगे। देखिए, और x2 ऊपर है तो y की जगह क्या आ गया, यहां पर y था, यहां पे क्या आ गया, x2। ठीक, तो अभी देखिए मैं आपको दूसरा मार्कर यूज करता हूं, ये थोड़ा सा लाइट हो गया। देखिए, ये लिखा हुआ है P1 X1 धन P2 X2 बराबर क्या है, बराबर क्या है बोलो, बराबर है m। अब यहां से देखिए P2 X2 बराबर क्या हो जाएगा, m ऋण P1 X1। अच्छा, तो X2 बराबर क्या हो जाएगा, m बटे P2 माइनस P1 बटे P2 X1। अच्छा, अब यहां पर y की जगह क्या है, X2 है, तो ये तो आपको यहां दिख गया, लेकिन हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, mx प्लस सी, तो x वाले टर्म को आप पहले लिख दो तो और अच्छे से दिखने लगेगा। x2 बराबर ऋण P1 बटे P2 X1 धन m बटे P2। ये हमारी बिल्कुल उसी अवस्था की समीकरण आ गया रेखा का, जो हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ था। और अब देखो, यहां पर C क्या होता था, जो हमारा y अक्ष पर इंटरसेप्ट है, क्या है, जहां पर ये काट करके जा रही है उस बिंदु के निर्देशांक एक तरह से C है। और यहां पर देखो क्या आ रहा है, X2 है, mx प्लस सी में क्या आ रहा है, m बटे P2। राजा बाबू यही तो आ रहा है, तो ये आपका 0 है यहां पर, और ये जो दूरी है, क्या, ये पूरी दूरी, ये कितनी हो गई, m बटे P2। समझ गए, तो आ गया। अब क्या हुआ, इसका झुकाव क्या होगा, झुकाव क्या होगा इसका झुकाव यहां पर होता था m। देखो, जब ऐसी रेखा होती तो इसका झुकाव क्या होता था, m, और यहां पर क्या आ रहा है, m की जगह यहां पर आ रहा है ऋण P1 बटे P2। क्या आ रहा है, ऋण P1 बटे P2। तो ये क्या हो गया, ये हमारी बजट रेखा का झुकाव हो गया। क्या हो गया, बजट रेखा का झुकाव। और इसका मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगा, मतलब भी आपको समझा देता हूं। अब देखिए, ये यहां पर इसका मतलब मैं बता रहा था आपको, तो यहां पर मान लीजिए आप बजट लाइन पर होते हैं, आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन खरीदा हुआ था जहां पर आपके पास कुछ x1 भी है, देखिए यहां तक x1 है, और ये जो दूरी है वो आपकी x2 की दूरी हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर आप बजट लाइन पर थे, आपने सारी की सारी इनकम खर्च कर दी थी। अब आपको क्या करना है, आपको एक इकाई अगली चाहिए। क्या चाहिए, एक इकाई x1 की ज्यादा चाहिए। ये x1 जो पहली वस्तु है उसकी एक इकाई ज्यादा चाहिए। तो आप एक इकाई ज्यादा चाहोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन यार यहां तो जा नहीं सकते हो। जा सकते हो क्या, इनकम तो खर्च हो चुकी है। तो आप एक इकाई आगे जब बढ़ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप वास्तव में ये वाला जो बिंदु है, ये इस वाली बिंदु की तुलना में पहली वस्तु के हिसाब से एक इकाई आगे स्थित है, लेकिन आप आगे जा रहे हो, इसका मतलब एक जो पहली वस्तु थी वो आप ज्यादा खरीद रहे हो एक इकाई, तो आपको दूसरी वस्तु छोड़नी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है, छोड़नी पड़ रही है। और कितनी छोड़नी पड़ रही है, वो जो ये आपका अनुपात है वो बता देता है। क्या कर देता है, अनुपात बता देता है। तो वो अनुपात कितना निकल करके आता है, वो ये रहता है माइनस P1 बटे P2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक वस्तु चाहिए, कौन सी, ये वाली पहली वस्तु, यहां पर आपको मान लीजिए आपके पास 10 होती, अब आपको 11 वस्तु खरीदनी होती, तो 11 वस्तु जब आपको ये चाहिए ना, तो आपको पहली वाली वस्तु छोड़नी पड़ेगी। और कितनी छोड़ोगे, माइनस P1 बटे P2। कैसे, ये कहां से संख्या आ गई, इसको भी हल करके देख लेते हैं, है ना। सारी चीजें आप हल करते जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक वस्तु खरीदनी ना, कितनी खरीदनी है, एक और चाहिए,
तो आपने जो भी खर्चा कर रखा था पूरी पूरी इनकम आपकी खर्च हो चुकी थी। तो आपको एक और खरीदना था, तो आपको कितने पैसे चाहिए, कितना चाहिए पैसा, P1। क्यों? क्योंकि इसका एक का दाम कितना है, P1। तो आपको P1 रुपए चाहिए, और इनकम तो अब है नहीं, पूरी इनकम खर्च कर चुके हो। तो जो दूसरी चीज आपने खरीदी थी वो आप क्या करोगे, उसको हटाना स्टार्ट करोगे। तो वो कितने रुपए की थी, वो थी P2 की। तो वो P2 की कितनी मिल रही थी, 1। और अगर 1 रुपए की आप खरीदते तो कितनी मिल जाती, 1/P2। एक नियम पढ़ा है बचपन में कि नहीं पढ़ा है। और ऐसे ही अगर आपको P1 रुपए की करना होता तो आप कितनी खरीदते हैं, P1/P2। तो P1 रुपए में आप इतनी वस्तु खरीद पाते हैं। कौन सी, दूसरी वाली। ये तो पहले का है, ये क्या है, पहली का दाम। ध्यान से समझना। और P2 में क्या खरीद पा रहे हो, आपके पास P2 रुपए है तो आप दूसरी वस्तु की कितनी इकाई खरीद पा रहे हो, 1। और इसीलिए अगर आपके पास 1 रुपए होता तो आप दूसरी वस्तु की कितनी इकाई खरीद पाते, 1/P2। और अगर आपके पास P1 रुपए होता तो आप P1/P2 वस्तु खरीद पाते। और उल्टा सोचो कि अगर आपने इतनी ही वस्तु बेच दी होती, दूसरी वाली क्या कर दी होती, बेच दी होती या ना खरीदी होती, तो आपके P1 रुपए बच जाते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इतनी वस्तु है, वस्तु है ये। मान लो कोई नंबर आ रहा हो, कोई भी नंबर आ रहा है, मान लीजिए 5 है ये, तो 5 अब गुणे क्या कर रहे हो आप, P2 कर रहे हो ना, तो P2 कट जाएगा तो P1 रुपए बच जाएंगे ना। और P1 रुपए तो आपको चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको X1 की एक इकाई खरीदनी है फिर से, और वो आती है P1 की। तो ये जो आपका झुकाव है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। वो कितना आ जाता है, -P1/P2। माइनस क्यों आता है, क्योंकि आप एक चीज खरीद रहे हो तो दूसरी आपको छोड़नी पड़ रही है, जा रही है, नुकसान हो रहा है। देखो वाई आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, नीचे घट रहा है। जो आप आगे बढ़ना चाह रहे हो इस लाइन पर, तो इस लाइन पर आगे कैसे बढ़ोगे यार, यहां से मान लो आपको यहां पे जाना है, तो आप यहां से यहां जब जा रहे हो ना, तो पहले आप इधर आ गए, नीचे उतरना पड़ा ना आगे जाने के लिए। तो आगे जाना चाह रहे हो, आगे की दिशा तो धनात्मक है, लेकिन ये दिशा जो दिशा है वो ऋणात्मक है, और इसीलिए ये आपको निगेटिव मिल रहा है। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये स्लोप है। और ये स्लोप क्या बताता है, ये स्लोप हमें बताता है कि अगर मुझे एक्स अक्ष की एक और वस्तु चाहिए है तो मुझे वाई अक्ष वाली कितनी वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, वाई अक्ष पर जो भी वस्तु है उसकी आपको P1/P2 इकाई छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ने पड़ने की वजह से ही निगेटिव आ जाता है। अगर आपको P1/P2 इकाई मिल रही होती तो यहां पर धन हो जाता। समझ गया? बहुत गर्मी हो रही है यार, ये गर्मी थोड़ी सी कम कराओ, इसकी वजह से एक लेक्चर रोज कम रिकॉर्ड हो पा रहा है। तो अब देखते हैं, वापस आ जाते हैं। अब आपको क्या समझ में आया, आप देखिए, थोड़ा सा हमारा बोर्ड भर गया है, मैं आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखा भी दूंगा, आपको दिख भी रहा होगा। ये हमारी हो गई बजट रेखा। इस बजट रेखा पे कोई भी बिंदु है, इसका मतलब पूरी की पूरी इनकम आपकी खर्च हो जा रही है। ये M/P2 क्या है, जब आपने पूरी की पूरी इनकम सिर्फ दूसरी वस्तु खरीदने में खर्च कर दी तो इतनी इकाई आपको दूसरी वस्तु मिली, और आपने पूरी की पूरी इनकम जब पहली वस्तु खरीदने में खर्च कर दी तो M/P1 आपको पहली वस्तु की जो मात्रा है वो मिल गई, और इसके नीचे आप कुछ भी खरीदोगे वो बजट सेट हो जाएगा। और इस लाइन का जो स्लोप है वो -P1/P2 निकल करके आता है, जिसका मतलब क्या होता है कि आपको पहली वस्तु अगर एक इकाई और खरीदनी है तो दूसरी वस्तु की कितनी छोड़नी पड़ेगी। और इसी का जो हम लोगों ने अपनी कक्षा 10 की गणित के हिसाब से y = mx + c उस वाले रूप में जब लिख करके देखा था, तो वहां से हमें क्या मिल गया था, c की जगह मिल गया था हमें M/P2। इसका मतलब ये वाला जो इंटरसेप्ट है, जो जहां पे जाकर के y अक्ष को काटा जा रहा है, और x अक्ष पे कहां पे कट रही है, x अक्ष पे कट रहा है M/P1 पर, और इसका झुकाव क्या है, वो आ गया था ऋण P1/P2। तो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया है। इसमें जो एक इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं गणित में, ऐसे इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं, रेखा की प्रवणता। तो जो रेखा की प्रवणता है उसका निरपेक्ष मान, कौन सा मान, निरपेक्ष मान राजा बाबू। निरपेक्ष मान का मतलब कि -P1/P2 नहीं, -P1/P2 को आप निरपेक्ष मान निकालोगे तो ऐसे हम लोग मॉड का साइन लगा देते, दोनों सीधी सीधी लाइन खींच देते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर ऋणात्मक, कुल मिलाकर के हमें धनात्मक मान मिलेगा। कैसा मान मिलेगा, धनात्मक, उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष मान। तो जो निरपेक्ष मान है वो क्या दर्शा रहा है, मैंने बताया था आपको कि आपको पहली वस्तु की अगर एक और इकाई चाहिए तो दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी वो बताता है। तो बजट रेखा का पूरा जो कुछ भी सारे पॉइंट्स थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे और आप देखेंगे कि अनधिमान वक्र और बजट रेखा, ये दोनों चीजें अगर हमें पता है तो हम कितनी आसानी से बता पाते हैं कि कौन सा उपभोक्ता कैसे कैसे सामान खरीदेगा, कौन सा सामान कितना खरीदेगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं
और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।